प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट नंबर 2। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आपको 9 से लेकर के 15 चैप्टर तक के सारे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, सारे फॉर्मूले आते रहेंगे, तो फिर आप मिसलेनियस के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आप एक काम करना, अगर आप लोगों ने ये सारे चैप्टर्स को कवर नहीं किया है तो आप सबसे पहले इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लो और फिर यहाँ पर आना क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है, आ जाओ, आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ही इजीली समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आप लोग देख सकते हो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ध्यान से देखो और बताओ ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। याद कीजिए, हमने जिसमें इंटरेस्ट निकालना सीखा था, अमाउंट निकालना सीखा था, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या बताया जा रहा है, समझेंगे जरा ध्यान से। तो यहाँ पर एंजेला के बारे में बताया जा रहा है कि एंजेला ने क्या किया, तो 15,000 रुपीज को बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, और यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था प्यारे बच्चे, तो वो था हमारा 9% पर एनम, यानी कि एक साल का 9%। ठीक है, फिर उसको सिंपल इंटरेस्ट भी मिलता है। कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है बच्चों, 5,400 रुपीज। देन आपको ये फाइंड करना है कि उसने कितने सालों के लिए जो अमाउंट है उसको डिपॉजिट किया था, यानी कितने सालों के लिए उसने पैसा बैंक में मतलब डिपॉजिट किया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे टाइम यानी कि नंबर ऑफ ईयर जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले जो डेटा दिया गया है उसे आप यहाँ पे लिख लो। जी हाँ, बिल्कुल लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन टू यू। हाउ मच, 15,000, क्योंकि 15,000 रुपए ही उसने क्या करा था, बैंक में डिपॉजिट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो वो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 9% का। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट की बात की जा रही है कि उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो उसको इंटरेस्ट मिलता है प्यारे बच्चों 5,400 रुपीज। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है, यानी कि कितने सालों के लिए उसने पैसा जमा किया था, वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम लोगों ने इसमें एक फॉर्मूला देखा था इंटरेस्ट निकालने का। क्या था फॉर्मूला, P × R × T/100 बराबर। तो क्या हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे I फॉर इंटरेस्ट दिया गया है, P फॉर प्रिंसिपल भी दिया है, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है, और हमको T निकालना है। तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 वैल्यूज हमारे पास दिए गए, एक हमें फाइंड आउट करना है। ये तो कितना इजी क्वेश्चन है। तो चलो भाई इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, वी नो दैट, हमें तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में इसको पढ़ा था, याद भी किया था। याद किया था कि नहीं, मैंने आप लोग को याद भी करवाया था। तो I दिस इज इक्वल टू P × R × T/100। ओके, चलो अब इसके अंदर आप लोग वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो मुझे एक बात बताओ कि I कितना दिया है, I यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 5,400। ठीक है, फिर दिस इज इक्वल टू P कितना है भाई 15,000, और R हमारा कितना है दोस्तों 9, T फॉर टाइम ये तो दिया ही नहीं है, ये हमको फाइंड करना। अब इसको सॉल्व कर दो। तो देखो बच्चे होगा क्या, यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल, बाकी ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में, इनको इधर भेज दो तो डिवाइड में हो जाएंगे, यानी कि 5,400 डिवाइडेड बाई 150 × 9 दिस इज इक्वल टू T। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सॉल्व करो, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 9 1 9, 9 6 54, ये वाला 0 इसके पास, और 15 4 कितना होता है बच्चे 60 होता है। मतलब T का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 4 ईयर्स मिल गया। यानी कि जो एंजेला है ना, उन्होंने कितने सालों के लिए पैसे को डिपॉजिट किया था, तो 4 सालों के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस एंजेला हैड डिपॉजिटेड अमाउंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो 5 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो 5 ईयर्स नहीं, सॉरी 4 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया प्यारे बच्चे 4 ईयर्स, राइट। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 वाला ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, याद करो। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 10 men take 4 days टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, कंप्लीट द टास्क ऑफ टेयरिंग अ रोड, हाउ मेनी डेज वुड 8 men टेक, यानी कि जब 10 लोग आते हैं तो 4 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो अगर 8 लोग हम बुलाएं तो फिर हमारा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कौन से चैप्टर में देखा था भाई, तो ये हमने देखा था हमारे चैप्टर नंबर 9 में, जिसमें हमने 2 प्रोपोर्शन की बात की थी, इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि मान लो यहाँ पे x है और ये y है,
एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़ता है, एक कम हो तो दूसरा भी क्या होता है प्यारे बच्चे, कम होता है। और इनवर्स में क्या करना होता है, जैसे कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा यहाँ पे कम होगा, ये कम हो रहा है तो ये वाला क्या होगा प्यारे बच्चे, बढ़ेगा। ठीक है, तो इनवर्स में अपोजिट रिलेशन होता है, डायरेक्ट में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जो एक के साथ होगा वही दूसरे के साथ होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाता है हमारा दोस्तों डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करने का, पहले तो ये आइडेंटिफाई करने का कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, तभी जाके आप लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इसमें जो रेशियो है ना बच्चे वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और इनवर्स में क्या बताया था कि यहाँ पे प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। बताया था कि नहीं, याद करो, मैंने सारी चीजें आप लोगों को पहले पढ़ा रखी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख लेना, हर एक प्रैक्टिस सेट को पूरा डिटेल में करवाया गया है अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, इनवर्स में ऐसा रिलेशन होता है भाई, डायरेक्ट में वैसा रिलेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो हम ये दिए गए डेटा को लिख लेते हैं, फिर देखेंगे ये इनवर्स है कि डायरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मैन लिख देते हैं, नंबर ऑफ मैन, इसको हम लोग मान लेते हैं प्यारे बच्चे x, और नंबर ऑफ डेज को हम लोग y मान लेते हैं, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, इनको हमने क्या मान लिया दोस्तों, y मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला गया था कि अगर आप 10 लोग लगाओगे, देखो 10 men take 4 days to complete the work। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 4 दिन में। तो अगर आप 8 men लगाओगे भैया तो बता दो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो बच्चों एक पहले तो एक बात बताओ, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, अच्छे से पहचानो। देखो बहुत ईजी है, मान लो कोई काम करना है, ठीक है, तो अगर हम लोग वर्कर्स की संख्या बढ़ा देंगे, यानी लोगों को जब बढ़ा देंगे तो काम जल्दी कंप्लीट होगा, काम कम टाइम में कंप्लीट होगा। और अगर हमने इनकी संख्या को घटा दिया तो हमारा काम ज्यादा टाइम में कंप्लीट होगा। मतलब इनके बीच में रिलेशन कैसा है भाई, तो इनके बीच में रिलेशन है दोस्तों इनवर्स, यानी अपोजिट रिलेशन। एक बढ़ा तो ये वाला बोलता है नहीं नहीं तुम बढ़ रहे हो मैं कम हो जाऊंगा, फिर ये बोलता है नहीं मैं कम हो रहा हूँ, तो ये कहेगा कि मैं बढ़ जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन होगा बता दीजिए, इनवर्स वाला प्रोपोर्शन हो जाएगा। यानी कि इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, याद रखना, ये वाला नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डायरेक्ट में डायरेक्ट का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर, बताइए हो क्या रहा है कि ये जो डेटा दिया गया है ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि गिवन क्वेश्चन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये कौन से प्रोपोर्शन में है भाई, क्वेश्चन जो दिया गया है ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है, बराबर, प्रोपोर्शन, राइट। अब मैं इसको यहाँ से पहले गायब करती हूँ, फिर उसके बाद अब देखो दोस्तों, अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x इंटू वाई हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि 10 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 8 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो a मान लो, a लिख दिया। अब 8 को इधर बुला लो, तो 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 दिस इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखो बच्चों होगा क्या, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि ए का वैल्यू हमको क्या मिलता है दोस्तों, तो ये हमको मिलता है 5। यानी कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा भाई, 5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये 8 वर्कर लेकर के आओगे तब, अगर आप लोगों ने 8 मेल लगा दिए ना तो फिर आपका काम 5 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि 5 days would take 5 days would 8 men take, ऐसे लिख देना कि हेंस 5 days would 8 men take, ऐसे लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया वैसे इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, टू कंप्लीट द वर्क। ठीक, तो ये है बच्चों आपका आंसर, आप देख सकते हो। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये थर्ड क्वेश्चन कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, याद करो, ये है वो पार्टनरशिप वाला। पार्टनरशिप भी तो हमारा 9th चैप्टर में ही था ना, याद कीजिए, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा था। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें कौन कौन पार्टनर्स दिए गए भैया, जरा हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो नसरुद्दीन एंड महेश इन्वेस्टेड ₹40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट अ बिजनेस। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नसरुद्दीन और महेश ने क्या करा, यहाँ पे पैसे का इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है, they made a profit of 30%, how much profit did each of them make? कितना इजी है भाई, देखो यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, तो अब आपको बताना है कि दोनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि
नसरुद्दीन एंड महेश दोनों ने इतना इन्वेस्टमेंट करा ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नसरुद्दीन, देखो नसरुद्दीन एंड महेश invested rupees 40,000 and rupees 60,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे ना बच्चों हम लोग ना प्रोपोर्शन ऑफ शेयर पहले तो निकाल लेते हैं, बराबर। प्रोपोर्शन ऑफ शेयर निकालने से क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि किनको कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, मतलब इन दोनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं प्यारे बच्चे, प्रोपोर्शन ऑफ शेयर। क्या फाइंड करेंगे दोस्तों, प्रोपोर्शन ऑफ शेयर, राइट। तो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर कैसे निकाला जाता है, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसी का हम रेशियो निकाल लेंगे। तो पहले कौन है दोस्तों, पहले है नसरुद्दीन, उसके बाद है महेश। तो पहले नसरुद्दीन का आएगा, महेश का आएगा उसके बाद। तो यहाँ पे लिखा हमने 40,000, फिर इस2 करके हमने लिखा 60,000। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा, बहुत ईजी है भाई। देखो यहाँ पे 4 0 से 4 0 कैंसिल, यानी कि नसरुद्दीन इस2 महेश, हमको क्या मिलता है प्यारे बच्चे, 4:6। लेकिन सुनो, अभी ये समाप्त नहीं हुआ, अभी ये और छोटा होगा। यहीं पे इसको हम छोटा कर लेते हैं, 2 2 4 और 2 3 6। ठीक है, यानी कि 2:3 इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रेशियो 2:3। ठीक है, ये इनका रेशियो हो जाएगा। किसका रेशियो हो गया बच्चे, तो यही महेश और नसरुद्दीन का जो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर है वो हमको मिल चुका है, बराबर। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना का होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में कितना दिया है दोस्तों, 30% दिया गया है ना। तो अभी हम एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे ना टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फिर जब टोटल प्रॉफिट हमको मिल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा तो हम यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था। तो जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा बनेगा, प्रॉफिट परसेंटेज इनटू टोटल इन्वेस्टमेंट, बराबर, टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिया गया है, 30% दिया गया है, इनटू टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो नसरुद्दीन ने 40,000 लगाया था और महेश ने 60,000 लगाया था, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो 30/100 इंटू यहाँ पे 40,000 और 60,000 दोनों मिलकर के हो जाएंगे प्यारे बच्चे 1 लाख। कितने होंगे, 1 लाख यहाँ पे हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 00 से 00 को कैंसिल कर देना, और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, हमको यहाँ पे 30,000 जो है वो प्रॉफिट मिल जाएगा। ये है हमारा टोटल प्रॉफिट, समझ रहे हैं आप सभी लोग, ये क्या है प्यारे बच्चे, ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। अब दोनों का हमको प्रॉफिट निकालना था, है ना। तो यहाँ पे अभी मैं लिखूंगी कि नाउ नसरुद्दीन प्रॉफिट, ऐसे लिख दो, रुको थोड़ा मैं इसको ऊपर करती हूँ, प्रॉफिट ऑफ नसरुद्दीन, प्रॉफिट ऑफ नसरुद्दीन। यहाँ पे नसरुद्दीन के प्रॉफिट की हम लोग बात करेंगे, तो टोटल प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 30,000। अब देखो यहाँ पे नसरुद्दीन का शेयर कितना होगा, तो यहाँ पे क्या है 2:5, यानी पहला वाला नसरुद्दीन का है, 3 जो है वो महेश का है। तो यहाँ पे 2 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा आपको पता है ना, टोटल नीचे आता है, तो 3 और 2 कितना होता है 5। अब इसको कैंसिल करो तो 5 1 5, 5 6 30, यहाँ पर आ गया दोस्तों 6,000, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये आ जाएगा। मतलब नसरुद्दीन को कितना मिलेगा भाई, 12,000 मिलेगा। ठीक है, और बाकी इसको कितना मिलेगा, जो महेश जी बचे हुए इनको कितना मिलेगा बच्चे, तो 30,000 में से 12,000 को माइनस कर दो, तो आई थिंक 18,000 ही होगा, नहीं 18, रुको मैं यहाँ पे अच्छे से फाइंड करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ महेश, महेश का इधर हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट है 30,000, ठीक है। बाकी यहाँ पे 3/5 हम लिख देंगे, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 6 13, यहाँ पे 6,000 आ गया, और 6 3 क्या होता है दोस्तों 18। जी हाँ, 18,000 जो है ये हमारे महेश जी का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो हमने दोनों जन का प्रॉफिट निकाल लिया, यानी जो भी क्वेश्चन में हमसे बोला गया था फाइंड करने के लिए हमने फाइंड कर लिया, और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों ये होता है कंप्लीट। चलो अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये तो देखो ये हमारे सर्कल चैप्टर का सवाल है। सर्कल चैप्टर में हम लोगों ने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जो पढ़ा था उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आओ जरा हम इसको भी सॉल्व करते हैं। हमने तो सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, फिर हमसे कोई भी सवाल पूछने दो हम सबका जवाब दे पाएंगे। इसमें क्या लिखा है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 5.6 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास एक सर्कल है दोस्तों, इस प्रकार से ये सर्कल है। अब सर्कल का जो डाया
डायमीटर है ना बच्चे वो यहाँ पे दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस, कितना इजी सवाल है, अरे ये तो मतलब कितना आसान सवाल आपसे पूछ दिया। फॉर्मूला हमने सीखा नहीं है सर्कमफेरेंस का, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है पाई इंटू डी, या फिर हमने ये भी फॉर्मूला देखा था प्यारे बच्चे 2πr। तो मैंने कहा था कि जब आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, जब आपको ये डायमीटर दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना, मतलब ये वाला, और जब आपको रेडियस दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना। इसमें क्या दिया है डायमीटर, यानी कि आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे और सर्कमफेरेंस आपको मिल जाएगा, है ना, कितना इजी। तो चलो भाई यहाँ पे हम लिखते हैं कि हियर यहाँ पर जो डायमीटर है, डायमीटर इज गिवन टू यू 5.6 सेंटीमीटर, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पे जो हमारा सर्कमफेरेंस है, देख लो बच्चों सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस को हम लोग सी से डिनोट करते हैं एंड द फॉर्मूला इज पाई इंटू डी, बराबर, ओके। अब बताओ बच्चों पाई का यहाँ पे वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया तो 22/7 मानने का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 22/7 इंटू डी, डी बोलो कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे है 5.6, ये लीजिए मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब चलो हम इसको कैंसिल करते हैं, तो बताइए ये कितने बार में जाएगा। तो देखो दोस्तों ये पॉइंट हटाने के लिए इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर किया तो नीचे भी कर दो, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा बच्चे गायब, यानी कि ओनली 56 आएगा, ठीक है। अब ये कितने बार में कटेगा, तो 7 × 7, 7 × 56 है ना, 7 × 56 होता है, फिर 8 का मल्टीप्लाई ये 22 में करो, 8 × 2 = 16 बना, 8 × 2 = 16 1 17, और नीचे क्या है बच्चे 10 है। अब देखो नीचे एक नंबर मतलब 1 0 है, तो पीछे से एक नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, मतलब 17.6 सेंटीमीटर, ये आपको क्या मिलेगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, कितना ईजी है ना। चलो तो हमने बता दिया, यहाँ पे फाइनली हम लिख देंगे देयरफॉर सर्कमफेरेंस of the circle is 176 नहीं 17.6 सेंटीमीटर, ठीक है। बस ये है प्यारे बच्चों आपका आंसर, देख लीजिए हमने यहाँ पे 4th क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, याद करो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले मतलब उस चैप्टर का ही क्वेश्चन है जो हमारा चैप्टर नंबर आई थिंक 14 था ना, अलजेब्रिक वाला, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, इनको एक्सपांड करना है। अब देखो इनको कैसे हम एक्सपांड करेंगे, तो हमने 2 फॉर्मूले सीखे थे। पहला फॉर्मूला हमने सीखा था a + b द होल स्क्वायर का, क्या होता है a² - 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने कौन सा सीखा था प्यारे बच्चे, a - b द होल स्क्वायर, इसमें क्या होता है कि a² - 2ab + b का स्क्वायर, बराबर। तो जहां पर माइनस रहेगा वहां पे माइनस वाला फॉर्मूला लगाइएगा, जहां पे प्लस रहेगा वहां पे प्लस वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट वन का। आप लोग देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 2a - 3b द होल स्क्वायर, बराबर। तो इसमें ना बच्चों हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो होगा क्या, आप समझ लो कि ये पूरा a है और ये समझ लो प्यारे बच्चों हमारा पूरा के पूरा b है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बताइए क्या आता है, सबसे पहले a का स्क्वायर आता है, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों 2a का स्क्वायर आ जाएगा, फिर -2 × a मतलब 2a और b यानी क्या होता है प्यारे बच्चे 3b, उसके बाद प्लस फिर क्या आता है b का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3b का स्क्वायर, ठीक है। और हमने इधर कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया, आप बता देना, ठीक है। चलो अब इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करें, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और a का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों, a² ही आता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 2 2 = 4 और 4 3 सा कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, यानी कि इधर आएगा 12ab, समझ में आया। देखो 2 3 सा 6 और 6 2 सा 12, ab है तो ab तो हमको लिखना पड़ेगा। अब 3 का स्क्वायर कर दो 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे b का स्क्वायर, बराबर। अब इसके आगे ये और सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लो दोस्तों इसको हमने एक्सपांड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, दिस इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर - 12ab + 9b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों सेकंड सब क्वेश्चन की, ठीक है। तो सेकंड सब क्वेश्चन के लिए हमें अगले पेज पे जाना होगा, क्योंकि ये पेज तो हमने इसी क्वेश्चन से भर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है दोस्तों। तो आ जाइए सेकंड सब क्वेश्चन हम देखते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है जी। हमने चलिए इसको हटा दिया, ठीक, ये फॉर्मूला हम बाद में लिख लेंगे। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, 10 -
10 माइनस नहीं है, 10 प्लस वाई द होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब इसका सॉल्यूशन जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, 10 प्लस वाई द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो प्लस वाला लगेगा। बताइए क्या था फॉर्मूला, तो ये था a प्लस बी द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको बहुत अच्छे से याद है ना, अब तक तो याद हो ही जाना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसमें a क्या होगा और b क्या होगा, तो ये आपका a कहलाएगा, ये आपका b कहलाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को a और b मान के इस फॉर्मूले का यूज करो, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, a का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 10 का स्क्वायर आएगा प्लस 2ab, 2a मतलब 10, b यानी क्या हो गया y, प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चे यहाँ पे 100 आ जाएगा, प्लस 2 10 का कितना होता है 20y प्लस y का स्क्वायर। बस ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, देख लो, खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों कि 10 प्लस वाई द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 20y प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन की बात करेंगे, जो ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखो बच्चों, ये हमारा थर्ड सब क्वेश्चन है, तो ये आपको कट्टड़म पिट मतलब कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखो ये कटा है ना, तो ये कटा हुआ मतलब ये गलती से कट गया है। मैं अगर इसको ठीक से लिखूं तो ये आपका सवाल होगा। देखिए दोस्तों, ये आपका थर्ड सब क्वेश्चन है, तो क्या दिया गया है, p/3 प्लस q/4 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है बच्चों, एक्सपांड करना है। तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस वाला, जो कि ये होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर। यही होता है ना हमारा फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बताइए कि a क्या होगा और b क्या होगा। तो देखो दोस्तों, ये a के जगह पे क्या है p/3 और b की जगह पर क्या है बताइए q/4। ठीक है, यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा p/3 होगा, b का वैल्यू q/4 होगा। ठीक है, चलो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग सारे वैल्यूज यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है यहाँ पर a का स्क्वायर, यानी कि a क्या है p/3, तो मैंने इधर लिख दिया प्यारे बच्चों p/3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मतलब क्या हो जाएगा p/3 होगा और b का मीनिंग क्या होगा q/4। ठीक है, इंटू फिर क्या आएगा b का स्क्वायर, तो b यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हो q/4, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, p का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर ही होगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 मिलेगा, सिंपल सी तो बात है। फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा कैंसिलेशन कर सकते हैं, जैसे कि 2 1 2, ठीक है, और यहाँ पे 2 2 4 बराबर, तो इधर 2 आया इधर 1 आया, तो अब 1 का मल्टीप्लाई p में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई q में करेंगे, तो हमें ऊपर मिल जाएगा p/q और नीचे क्या मिलेगा, देखो ये 3 है ये 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 6 होगा बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पर इंटू नहीं, यहाँ पे तो प्लस का साइन आता है, मैंने इंटू क्यों लिख दिया है, इधर प्लस का साइन आता है। ठीक है, q का स्क्वायर करेंगे तो बताइए बच्चे कितना आएगा q स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 16। ठीक है, यानी जब हमने इसको एक्सपांड किया तो हमें ये मिलता है आंसर, मतलब फाइनली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर p/3 प्लस q/4 द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू p²/9 प्लस p इंटू q/6 प्लस q²/16। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका फाइनली आंसर, और यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। चलो अब मैं आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ, फोर्थ वन। चलो इस यहीं पे करते हैं फोर्थ वन को भी। तो चौथा सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, क्या लिखा है इसमें, चलिए देखते हैं, y-3/y द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हमें करना है सॉल्व, तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, माइनस वाला लगा सकते हैं, राइट। तो माइनस वाला भी हमारा फॉर्मूला क्या था, कुछ इसी के जैसा था, जैसे कि a माइनस बी द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा आप लोग देख सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूले की मदद से इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर होगा क्या, ये समझो कि a है और ये आपका क्या है बच्चे b है, तो सबसे पहले क्या आता है a का स्क्वायर, यानी कि y का स्क्वायर आएगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू a का मतलब y और b का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 3/y होगा। ठीक है, फिर क्या आता है b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/y का स्क्वायर। ठीक है,
चलो अब देखो ध्यान से, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही आएगा, माइनस यहाँ पर क्या होगा ध्यान से समझिएगा, ये देखिए ये यहाँ पे कैंसिल होगा, y से y को हम लोग काट देंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे कैंसिल हो जाएगा और 2 3 से इधर 6 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और y का स्क्वायर क्या आता है दोस्तों, y स्क्वायर ही आता है। ठीक है, तो इसको भी हमने यहाँ पर एक्सपांड कर दिया है जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। तो हम इधर क्या लिखेंगे बच्चे, y माइनस 3 अपॉन वाई द होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 अपॉन वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी होती है खत्म। आप लोग देख लीजिए, हमने ये जो हमारा 5th क्वेश्चन था इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे प्यारे बच्चों कौन से क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पे। तो चलो अब 6th क्वेश्चन में भी हमें अगेन फॉर्मूले का ही यूज करना है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखो बच्चों मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, बहुत अच्छे से याद कीजिए वो दिन जब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। जैसे x माइनस 5 दिया है, x प्लस 5 दिया है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, याद करो। नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, आओ मैं आपको लिख के बताऊंगी ना तो आपको याद आ जाएगा। मैंने क्या बोला था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ याद आया? अब तो पक्का याद आ गया होगा, है ना। तो अब इसमें हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है कि नहीं। तो बताइए दोस्तों होगा क्या, तो देख लो ये आपका समझो a है और ये b है ना। एक बार ये दोनों माइनस हो रहे हैं, एक बार प्लस हो रहे हैं, तो ये फॉर्मूला सीधा सा अप्लाई कर दो। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब बता दीजिए प्यारे बच्चों क्या आएगा यहाँ पर फाइनली आंसर, देख लो भैया यही आएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 दिस इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और माइनस ये 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे, 25 आ जाएगा। यानी ये होगा आपका करेक्ट आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आ जाओ सेकेंड सब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन लिखे तो देखो ये आपका सवाल है, यहाँ पर दिया गया है 2a माइनस 13, उसके बाद इंटू 2a प्लस 13। तो आप देख सकते हो एक बार ये प्लस हो रहा है, एक बार ये माइनस हो रहा है। तो अब हमें यही वाला फॉर्मूला इधर लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला भैया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बराबर। अभी क्या करेंगे, देखो इसमें a क्या है और b क्या है। तो ये जो आपको 2a दिखाई दे रहा है ये हमारा a हो जाएगा और ये जो 13 दिखाई दे रहा है वो हमारा b हो जाएगा। ठीक है, चलो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या आता है, a का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस b का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब यहाँ पर b के जगह पे क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चे 4 आएगा और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं। देखो ये अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो ये जो स्क्वायर है ना वो इसके सिर पे भी आएगा, इसके सिर पे भी आएगा, और 2 का स्क्वायर करने पे 4 हमको मिलेगा, a का स्क्वायर करने पे a स्क्वायर ही मिलेगा। फिर माइनस आ जाएगा, 13 का स्क्वायर करने पे हमको 169 मिलता है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो मिल गया ना आप लोगों को आंसर। बताइए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर 2a माइनस 13 इंटू 2a प्लस 13 दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 169 एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए तो यहाँ पर हमने ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, लो भैया देख लो। चलो अब बढ़ते हैं आगे और इसी में जो हमारे बचे हुए दोनों सब क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी उसी तरीके से ही सॉल्व होंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग राइट डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 4z माइनस 5y इंटू 4z प्लस 5y। तो यहाँ पे अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये हमारा a है और ये हमारा क्या है प्यारे बच्चे, b है। तो बताइए क्या आता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। जो हमने फॉर्मूला अभी पीछे देखा था उसमें हमने क्या बोला था, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो a यहाँ पे 4z है तो इधर 4z का स्क्वायर हो जाएगा, और b इधर क्या है प्यारे बच्चे 5y है तो यहाँ पे 5y का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4z का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर करोगे तो z स्क्वायर ही आएगा। फिर यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कर दोगे तो 25 आएगा और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही आता है। बस ये लो यहाँ पर मिल गया आपको आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4z माइनस 5y इंटू 4z
प्लस 5y, दिस इज इक्वल टू 16z का स्क्वायर माइनस 25y का स्क्वायर। ठीक है, बस ये हो गया आपका आंसर। आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया भाई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि फोर्थ वाले क्वेश्चन की। चलो इसे भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सो द क्वेश्चन इज 2t माइनस 5 इंटू 2t प्लस 5। तो प्यारे बच्चे फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा लो। देखो बच्चे ये हमारा a होगा एंड दिस इज योर b। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे a का स्क्वायर आएगा, यानी कि हम इधर लिख देंगे दोस्तों 2t का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4 होता है, फिर यहाँ पे t का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। लीजिए हो गया ये, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2t माइनस 5 इंटू 2t प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 4t का स्क्वायर माइनस 25। बस ये हो गया आपका आंसर, राइट। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी सब क्वेश्चंस दिए गए थे सबको कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, 6 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए और अब बारी है 7th क्वेश्चन की। और आई थिंक अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना, 11 क्वेश्चन ही है। और उसके बाद हमारा ये आ जाएगा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। लेकिन इसमें भी हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा। चलो मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, अभी 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें समझते हैं कि क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। देखो बच्चों इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें बोला गया कि द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ कार्ट इज 1.02 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल द कार्ट कवर इन 1000 रोटेशंस ऑफ द व्हील। देखो भाई इस टाइप का क्वेश्चन हमने हमारे प्रैक्टिस सेट में किया था। कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो चैप्टर नंबर 13 नहीं, वो आई थिंक 13 ही था क्या, ये जो हमारा सर्कल वाला चैप्टर था ना प्यारे बच्चे, उसका क्वेश्चन है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या क्या बताया जा रहा है जरा हम इसको समझते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले हम उसको लिखेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। जनरली क्या होता है कि ये जो टाइप का क्वेश्चन है ना ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लोगे आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, सब कुछ आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखो व्हील ऑफ अ कार्ट मतलब कार्ट का जो व्हील है जो कि ऐसे गोलाकार होता है, सर्कल के जैसा होता है, उसका यहाँ पे डायमीटर दिया है प्यारे बच्चे, बोलो कितना दिया, 1.05 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो डायमीटर ऑफ द व्हील, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ डायमीटर ऑफ द व्हील, यानी कि d यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चे, d दिस इज इक्वल टू 1.05 मीटर। ठीक, ओके। फिर आगे देखेंगे, आगे बोला जा रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल द कार्ट कवर इन 1000 रोटेशन, यानी कि 1000 रोटेशन में, जैसे कि वो जो व्हील है ना बच्चे वो घूम रहा है, कितने बार घूम रहा है, वो 1000 टाइम घूम रहा है, मतलब कितने उसके रोटेशन हो रहे हैं भाई, तो 1000 रोटेशन हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि वो 1000, अगर हमारे व्हील का जो भी हमारे पास पहिया है अगर उसका डायमीटर इतना होता है 1.05 मीटर, तो बताओ 1000 रोटेशन में वो कितने किलोमीटर में हमें फाइंड करना है, क्या कि हाउ मच डिस्टेंस। चलो देखते हैं, मतलब वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकता है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिस सेट में बताया था कि अगर हमारा ये जो है मतलब जो पहिया है अगर वो एक बार घूम रहा है, मतलब उसने अपना एक जो सरकमफेरेंस है उसको पूरा कर लिया, क्योंकि सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास ये सर्कल है, यहाँ से मैंने शुरुआत करी तो मैंने ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट किया, यहाँ पे आके रुक गई, तो मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा सरकमफेरेंस होगा। ठीक है, तो वैसे ही वो जो पहिया है जब वो एक बार घूम रहा है, देखो जैसे ये हमारा पहिया है भाई, इसको थोड़ा सा हम चला देते हैं, इस पे मैं ना हाँ एक काम करती हूँ, रुको इसको ना मैं थोड़ा कलरफुल बनाती हूँ ताकि आपको समझ आएगा कि ये घूम रहा है, वरना ना आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ये घूम रहा है कि बस ये ऐसे ही है। ठीक, अभी देखो ये घूमेगा, थोड़ा इसको रेड भी कर देते हैं और थोड़ा हम इसको पीला भी कर देते हैं और ये वाइट भी कर देते हैं भाई, लीजिए। ठीक, अब देखिएगा ये कैसे घूमेगा, ये देखो अगर मैं ऐसे इसको घुमाऊंगी तो ये देखो ये पहिया कैसे घूम रहा है, देख रहे हैं आप सभी लोग। वैसे पहिया देखा जाए तो जनरली गोल होता है, मैं गोल बना दूं क्या, आइए मैं गोल ही बना देती हूँ। ठीक है, वरना आप बोलोगे कि ये कैसा व्हील है जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, पता ही नहीं चल रहा। रुको, ठीक ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा कलर करते हैं
और फिर मैं आपको ये घुमा करके बताती हूँ और देखना ये कैसे घूमेगा, ठीक है। फिर आपको समझ आएगा कि ये कैसे इसका एक सर्कमफेरेंस जो है वो पूरा हो रहा है, ठीक है, राइट। फिर यहाँ पे कौन सा कलर ले, चलो हम नीला ही ले लेते हैं, नीला कभी नहीं लिया, ये लीजिए, राइट। अब मैं समझ लो कि ये हमारा वो पहिया है, ठीक है। अब देखो ये कैसे घूमेगा, तो देखो अगर ये एक बार ऐसे घूम गया, यहाँ से इसने घूमना स्टार्ट करा है, ऐसे करके ये घूम रहा है, तो ये एक बार घूमा मतलब उसने क्या करा, अपना एक जो सर्कमफेरेंस है ना दोस्तों उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक बार फिर से इसको घुमा के देखते हैं, देखो ये घूम रहा है, मतलब अगर वो एक बार घूमेगा तो उसने अपना एक सर्कमफेरेंस पूरा कर लिया, बराबर। तो अब ऐसे ही आपको बताना है कि अगर ये जो यहाँ पे व्हील है, अगर ये घूमता है, कितने बार घूमता है प्यारे बच्चे, अगर ये 1000 बार घूमता है तो बताओ कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से मैं आपको बताती हूँ, इधर सुनिए ध्यान से, देखिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, बराबर। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं पहले तो सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, बराबर। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बताइए क्या होता है, पाई इंटू डी, है कि नहीं। तो हमारे पास डायमीटर तो है ना, बोलो कितना है 1.05, तो इसकी मदद से हम सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। बाकी जो पाई है इसका वैल्यू होता है 22/7, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 105 मतलब 1.05, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है इसको हमें हटाना पड़ेगा, तो पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बताइए। इसमें ना हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, मतलब पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इसलिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हमने ऊपर 100 नीचे, हाँ ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो 22 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट यहाँ से गायब हो जाएगा और नीचे क्या आएगा, देखो 7 इंटू 100 आएगा, बराबर। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई भाई। अब देखो यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, ये तो हो गया, फिर हम इसको 7 से ना दोस्तों कैंसिल करते हैं, तो देखिए 7 × 7, इसमें 3 बचेगा और 7 × 5 = 35, यहाँ पर आ गया प्यारे बच्चे 15, कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, 15 का मल्टीप्लाई ये 22 में कर देते हैं, तो 15 2 सा कितना होता है 30 का 0, यहाँ पे 3 आ गया, 15 2 सा 30 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 33, समझ आया कि नहीं। देखो 15 2 सा 30, 0 आ गया 3, 15 2 सा 30 प्लस 3 करेंगे 33, और नीचे क्या आएगा प्यारे बच्चे, नीचे हमारा आ जाएगा 100, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करो, देखो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल, और एक देखो इधर पीछे से, मतलब यहाँ पे 1 0 है, यानी पीछे से 1 नंबर के बाद हम लोग क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.3 मीटर, ओके। तो ये हमको क्या मिला, ये हमको यहाँ से मिलता है सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, यानी ये जो व्हील है ना दोस्तों इसका सर्कमफेरेंस हमको मिल चुका है, ठीक है, ओके। अब आपको याद है मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ, मान लो कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है, तो हम क्या लिखा करते थे, याद करो, हम लिखते थे नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए, मैंने बताया था नंबर ऑफ रोटेशन अगर हमको फाइंड करना होता था तो हम यहाँ पे लिखते थे जो डिस्टेंस ऊपर मतलब रहता था वो, ठीक है, और नीचे क्या आता था प्यारे बच्चे, नीचे हमारा आता था सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, यानी व्हील का सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो अब इसी की मदद से ना हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे, समझिएगा कि हमारा फॉर्मूला बनेगा क्या। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या क्या दिया है, जो हमने क्वेश्चन उधर सॉल्व किया था वहां पर हमको n निकालना होता था, नंबर ऑफ रोटेशन हमको निकालना होता था, वहां पर डिस्टेंस और सर्कमफेरेंस मतलब दिया रहता था, समझ लो, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा सीन अलग है, यहाँ पे देखो रोटेशंस दिए गए हैं दोस्तों, यानी n का वैल्यू दिया गया है, और जो हमारा सर्कमफेरेंस है वो तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ही लिया। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस को इधर ही रहने देंगे, बाकी ये जो आपको सर्कमफेरेंस दिखाई दे रहा है इसको हम बुला लेंगे इधर। तो जब ये इधर आएगा तो देखो ये इधर डिवाइड में, इधर आने के बाद ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी हमारा फॉर्मूला कुछ यूं बनेगा, नंबर ऑफ रोटेशन इनटू सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अब यूज कर लेंगे। देखिए बच्चों हम इधर क्या लिखेंगे कि नाउ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन नंबर ऑफ रोटेशंस इनटू क्या आएगा, तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील आ जाएगा, तो मैं इधर लिखूंगी सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, ठीक। चलो अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को पुट करो, नंबर ऑफ रोटेशन कितना दिया है प्यारे बच्चे 1000 दिया है, और सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील अब भी निकाला था 3.3, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 3
और कितना 0, 3 0। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, पीछे से एक नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 3300 मीटर। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको मिला है 3300 मीटर। आप बोलेंगे ये वाले 0 को क्यों नहीं लिया, मैंने आपको बार बार बताया है कि पॉइंट के बाद 0 मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, तो नहीं लोगे फिर भी चलेगा। तो यहाँ पे 3300 मीटर आ चुका है। अब समझ लीजिए कि हमें किलोमीटर में फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस को जनरली हम लोग एक तो मीटर में, दूसरा किलोमीटर में मापते हैं, तो मीटर लिखा तो भी आपका करेक्ट आंसर ही होगा। चलो लेकिन हम लोग इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो आप सभी को मालूम है, क्या मालूम है, सिंस वी नो दैट कि क्या पता है हम लोगों को कि, रुको, हाँ ये बात हमको पता है कि 1 किलोमीटर दिस इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना, ये बात हमें पहले से पता है। तो देखो बच्चों, अगर हमें ये 3300 मीटर से हमें किलोमीटर पे जाना है तो क्या करना होगा, क्या हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो नहीं। आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप छोटे से बड़े पे जाते हो, क्योंकि मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, तो अगर आप छोटे से बड़े पे जा रहे हो तो डिवाइड करने का, और बड़े से मतलब ये बड़े से छोटे पे आ रहे हो तो क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चे, देखिए 3300 अपॉन में क्या आएगा 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर है तो 3300 मीटर में कितना किलोमीटर होगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो देखो बच्चों होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच रहा है 10, इधर ऊपर है 33, तो यहाँ पे 1 0 है ना, तो पीछे से हम लोग एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 3300 किलो मतलब 3.3 किलोमीटर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था ना, डिस्टेंस ही तो फाइंड करना था कि हाँ चलो डिस्टेंस कवर्ड, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार्ट, है ना, कार्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस हम कवर कर पाएंगे, तो 3.3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका आंसर। देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लिया। तो कैसे फॉर्मूला बनाया आपने देखा ना, तो ऐसे करके फॉर्मूला डिराइव करने भी आपको आना चाहिए। अब क्योंकि ये मिसलेनियस है तो थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन तो रहेगा ही, है ना, आप इससे बच के कहाँ जाओगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक। चलो तो हो चुका है ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि 8वें क्वेश्चन पे। चलो भैया 8वें क्वेश्चन के दर्शन करते हैं और देखते हैं कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये हमारा पेरीमीटर और एरिया का क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने देखा था हमारे, मतलब इसके सारे कॉन्सेप्ट हम जानते ही हैं, रेक्टेंगल और जो वो था क्या कहते हैं स्क्वायर, ठीक है, उसका हमने एरिया निकालना भी सीखा था, पेरीमीटर निकालना भी सीखा था। बस अब उसी कॉन्सेप्ट का यूज करो और इसको सॉल्व करो। हमने कहा ठीक है हम कर लेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 40 मीटर इज 1000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द गार्डन एंड इट्स पेरीमीटर। द गार्डन इज टू बी एनक्लोज्ड बाय 3 राउंड्स ऑफ फेंसिंग लिविंग ऑन एंट्रेंस of 4 meter. Find the cost of fencing the garden at a rate of 250 rupees per meter। हाँ थोड़ा सा ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है मैं जानती हूँ, लेकिन हाँ हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा इसके आगे कौन कौन से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है क्या, मैं सोच रही हूँ पहले आपको इजी क्वेश्चन करा दूं क्या, ये वाला बाद में कराऊं। वैसे चाहो तो मैं अभी भी मतलब करा ही सकती हूँ, लेकिन अभी ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर आप आगे का वीडियो देखोगे ही नहीं, ठीक है। इसीलिए चलो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। वैसे यहाँ पे ये भी है इजी, अगर आपको सारे फॉर्मूले आते रहेंगे स्क्वायर और वो रेक्टेंगल के तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। हमारा गार्डन कुछ इसी शेप का है बराबर। तो चलो मैं इसको लास्ट में ही बताती हूँ। अभी ना हमें काम करते हैं 9th क्वेश्चन कर लेते हैं, 10th 11th क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये जो MCQs दिए गए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर ये 8वें सवाल पे, ठीक है। लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे आराम से, जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस AC एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। देखो बच्चों ये आपके सामने क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो AB का लेंथ दिया है 20 यूनिट का, BC कितना है बच्चे 21 यूनिट्स का। तो हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस AC मतलब इसका लेंथ हमें फाइंड करना है, एज वेल एज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो पेरीमीटर तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये सभी का जो जोड़ होता है उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चे पेरीमीटर, ठीक है। तो पहले हाइपोटेनियस निकाल लो फिर पेरीमीटर, तो यू करके आप निकाल लोगे। तो चलो भाई इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगी सॉल्यूशन, राइट। अब देखो इधर यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC,
ट्राइंगल एबीसी में हमने क्या देखा बच्चे कि एंगल बी जो है ना ये है हमारा 90 डिग्री का। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हैं। बताया था ना मैंने आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम, याद करो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस भैया ने क्या कहा था कि अगर तुम राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हो तो वो इक्वल होता है बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। बताया था ना उन्होंने, तो हमने उनकी बात मानी और हमने उन्हीं की बात मान के ये क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो देखो भाई ये इसमें हमारा हाइपोटेनस क्या होगा, AC होगा, क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इधर हम लिखेंगे AC का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसके अंदर ना आप लोग वैल्यूज पुट कर दो। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, AB कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 21 है, तो 21 का स्क्वायर। आ जाइए 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा। पता है ना आप सभी लोगों को, मल्टीप्लाई करके देख लेना यही मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 1 इधर 4 और 4 4 8, यानी कि 841 आ गया। अब ये 841 किसका स्क्वायर है सोचना पड़ेगा भाई, ठीक है, कोई बात नहीं हम सोच लेंगे, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुको सारी बातें हम सोचेंगे। 841 राइट, ये हमको मिलता है AC का स्क्वायर बराबर। अब हमको AC का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो फिर क्या चाहिए, हमें AC का वैल्यू चाहिए। इसके लिए ना प्यारे बच्चों हम यहाँ पे रूट ले लेंगे। देखो भैया हम ना यहाँ पे रूट ले लेते हैं, तो ये देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी AC एंड अब ये 841 जो है ना प्यारे बच्चे ये किसका स्क्वायर रूट है, ये हमको इधर पता लगाना पड़ेगा राइट। तो चलो भाई पता लगाते हैं, है ना, अभी ऑप्शन कुछ है नहीं, हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो किससे किससे कटेगा सोचते हैं। ये 7 से, पहली बात तो 2 से नहीं जाने वाला, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा भाई, 3 से नहीं जाएगा, फिर 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से 7 7 7 2 14, ये 7 से भी नहीं जाएगा, तो फिर किससे जाएगा सोचो, 9 से नहीं, फिर ये हमारा 13 से जा सकता है, देखते हैं एक बार, 13 1 जा 30, रुको, अच्छा 841 है ना, तो किसके करीब में ये आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग हम लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे 41 का स्क्वायर करूँ, 41 का स्क्वायर तो कुछ ज़्यादा ही होता है, 31 का स्क्वायर करती हूँ, ठीक है, आई थिंक ये 31 का स्क्वायर है, क्योंकि 3 3 जा नहीं, 3 3 जा 900, ये तो 31 का, अच्छा एक बार चेक करते हैं, है ना, चेक करने में क्या जाता है भाई, कर ले, या फिर 29 का हो सकता है, रुको मैं 29 का चेक करती हूँ। 9 9 से 81, इधर 8 आ गया, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 करेंगे तो 26, 18 प्लस 8 करेंगे 26 आएगा, 2 9 से 18, 1 आए, 2 2 से 4 1 5, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया प्यारे बच्चे 1 8 6, 14 का 4 1 आया, 5 2 7 1 8, लो भैया 29 का स्क्वायर है, समझ गए, ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 29 का स्क्वायर है। अच्छा अभी आप सोचेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि 29 का ही स्क्वायर है ना, तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगाया। क्या आइडिया लगाया, जैसे हम जानते हैं कि 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है बराबर। अब ये है 841, यानी 30 से तो कम ही होगा। अब 30 से कम में कौन सा हो सकता है, 30 से कम में 27 भी आएगा, 26 भी आएगा, 25 भी आएगा और 29 भी आएगा। तो मैंने देखा कि ये जो 29 है ना, तो 9 का अगर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, देखो लास्ट में 1 भी आ रहा था, तो इसी तरीके से मैंने पता लगाया कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है, 29 हो सकता है बराबर। तो हम सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं 29। बात समझ में आई, 29 कैसे हमने निकाला। तो थोड़ा सा हर बार मतलब ऐसे एक एक करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ और फाइंड कर लो कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। चलो तो हमने यहाँ पे ए से निकाल लिया विच इज 29 यूनिट्स बराबर। तो हमने यहाँ पे AC तो निकाल लिया। अब उसके बाद हमको पेरीमीटर निकालना था, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि देयरफॉर हाइपोटेनियस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, देयरफॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस AC कितना आ गया दोस्तों, 29 यूनिट्स बराबर। चलो हाइपोटेनस तो हो गया, लेकिन दूसरे ही पल हमसे क्या पूछा गया था कि इसका पेरीमीटर भी बताओ। हमने कहा ठीक है हम बता लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, इसके जो तीनों साइड से इन सभी का हम प्लस कर देंगे, सम कर देंगे, तो क्या आएगा AB प्लस BC प्लस AC। अब बता दो
ए बी कितना है प्यारे बच्चे 20 है, बी सी कितना है 21 है और ए सी कितना अभी हमने निकाला 29। इन सभी को जोड़ दीजिए, मिल जाएगा आंसर। तो 9 1 10 का 0 1 आ गया, फिर 2 2 4 2 6 1 7 यानी कि 70 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चे 70 यूनिट्स। ये हमको क्या मिल गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार मैं जरा चेक करूँ, 9 1 10 का 0 1 आया, 2 2 4 1 हाँ 2 2 4 2 6 और ये 1 7। ठीक है, तो ये लीजिए यहाँ पर आपका 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आई नो कि आपको इसमें प्रॉब्लम हुई होगी लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की। और ये जो सवाल है ये हमारा चैप्टर कौन से चैप्टर से है, वही पेरीमीटर और एरिया में जो हमने क्यूब और क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट सीखा था उसी का ये क्वेश्चन है। क्या दिया इसमें, इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। यानी कि जो हमारा ये क्यूब होता है ना दोस्तों, इसके साइड का लेंथ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एज मतलब क्या, वही इसके साइड की बात की जा रही है। वो कितना दिया है, वो यहाँ पे मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला याद है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला ये था हमारा। क्या था भाई, याद है आप लोगों को? ये था टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला, ये था 6L का स्क्वायर बराबर। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बस आंसर मिल जाएगा। चलो तो इधर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि here edge of a cube, edge of a cube यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, L कह सकते हैं। ये दिया गया है प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो हमको इधर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बताइए जरा। तो फॉर्मूला हमको बहुत अच्छे से आता है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, तो 6 इंटू एल बोलो कितना है भाई 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, 8 8 तो 64 होता है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, तो 6 4 से 24, 2 आ गया, 6 6 से 36 प्लस 2 करेंगे तो 38 यानी कि 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। जी हाँ, अब ये स्क्वायर में क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दिस इज इक्वल टू 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यस। तो यहाँ पर हमारा जो 10वां सवाल था बच्चे वो होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आप लोगों के सामने। अब इसे क्या करना है, हमको फैक्टराइज करना है। तो हमने कहा ठीक है हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन लिखूं मैं, आ जाओ क्वेश्चन लिखते हैं। क्या दिया है देखो, 365 फिर y का पावर 4, y का पावर 4 फिर z का क्यूब माइनस 146 y का पावर 2 और z का पावर 4। ठीक है, ये है बच्चों आपका सवाल। ठीक है, अब इसे हमें फैक्टराइज करना है तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था ना फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होता है। जैसे इसके जो कोएफिशिएंट्स दिए गए पहले उनको तो फैक्टराइज कर लो, क्योंकि अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसमें से हम क्या बाहर ले सकते हैं। ये बात तो हम समझ गए कि z और y बाहर ले सकते हैं, लेकिन इसमें आप समझ पा रहे हो क्या, नहीं ना। तो पहले इसको फैक्टराइज करो, इसके फैक्टर्स निकाल के इसको समझोगे ये किससे किससे जाएगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 365, थोड़ा हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये 3 से जाएगा, 6 3 9 9 5 नहीं ये 3 से नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली 5 से जाएगा। चलो हम इसको 5 से कैंसिल करते हैं। तो कितने बार में जाएगा आप लोग देख सकते हो, 5 7 जा 35, इसमें से 1 बचेगा, 5 3 जा 15 यानी कि 73 आएगा। अब आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि 73 एक प्राइम नंबर होता है बराबर, यानी कि ये डायरेक्ट 73 से ही कटेगा, या तो 1 से कटेगा या फिर 73 से कटेगा। तो 73 1 जा 73। तो इसके फैक्टर्स मतलब ये जो हमारा 365 नंबर था इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिल चुके हैं, तो 3 नहीं 5 इंटू 73 बराबर। फिर ये जो y⁴ है ये तो हम लिख ही देते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों 146, चलो जरा इसको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 146 अब ये किससे जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 2 से जाएगा। तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, फिर से ये 73 से ही कटेगा। तो 73 1 जा 73 यानी इसके फैक्टर्स हमको क्या मिले हैं 2 इंटू 73। फिर ये y का स्क्वायर
और यहाँ पे z का पावर 4 बराबर। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो बच्चों इसमें से हम लोग क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं, तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे 73 को बाहर ले सकते हैं क्योंकि 73 दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, देख लो अच्छे से, इसमें भी 73 है इसमें भी 73 है, यानी कि इधर ना 73 को बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, और क्या बाहर निकाला जा सकता है, तो देखो y को और z को, ये दोनों भी हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, y का पावर 4 और यहाँ पे y का पावर 2, तो क्या बाहर निकालेंगे, y का पावर 2, जो कम पावर रहता है उसको बाहर लेने का, तो यहाँ पे हमने y का पावर 2 बाहर ले लिया। फिर देखो z का पावर 3, z का पावर 4, क्या ले सकते हैं, z का पावर 3, कम पावर को ही बाहर लेने का। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 73 तो गया, तो यहाँ पे बचेगा 5, y का पावर 2 बाहर गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y का पावर 2, z का पावर 3 पूरा के पूरा ही बाहर जा चुका है, तो इसमें कुछ मत करना। फिर माइनस इधर 2 का 2, देखो y का पावर 2 गया है बाहर तो y नहीं आएगा, z का पावर 3 बाहर गया है, यानी कि खाली बस यहाँ पे z आएगा, z का पावर 1 बराबर। तो z का पावर 1 ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि कुछ नहीं मतलब 1 ही होता है। ठीक है, तो लीजिए हमने इसको एक्सपांड कर दिया, मतलब फैक्टराइज कर दिया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे कि 365 y का पावर 4 इंटू z का पावर 3 माइनस 146 y का पावर 2 इंटू z का पावर 4, दिस इज इक्वल टू क्या मिला हमको, 73 y स्क्वायर z क्यूब ब्रैकेट के अंदर 5 y का स्क्वायर माइनस 2z। तो बस ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 11th क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है, किया है ना। चलो तो 11th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ, यानी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या दिया है इसमें, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहला सवाल आप लोगों के सामने है ये कौन से चैप्टर से है, तो ये हमारा लास्ट चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 15। ठीक है, स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि द एवरेज ऑफ द नंबर्स, देखो बच्चों ये हमारे पास नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं, देखो 33, 34, 35, x 37, 38, 39, इसका जो एवरेज है ना, ये नंबर्स का एवरेज कितना दिया है भाई, 36 दिया है। तो फिर आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये जो आपको बीच में छुपा हुआ x दिखाई दे रहा है, हमको इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, हमने कहा निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। देखो एवरेज का फॉर्मूला बताओ, एवरेज दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर, जो भी नंबर दिए रहते हैं उनका सम, और यहाँ पे जितने नंबर रहते हैं उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर्स दिए गए दोस्तों, इनका हम यहाँ पे सम करेंगे, करेंगे कि नहीं, हाँ बिल्कुल। तो कौन कौन से नंबर्स हैं, 33, उसके बाद है यहाँ पे 34, फिर इधर दिया गया है दोस्तों 35, उसके बाद है x, फिर यहाँ पे 37, उसके आगे आप देख सकते हो बच्चे 38, फिर यहाँ पे 39। ठीक है, सारे नंबर्स हमने लिख दिए, 34, 35, 33, 34, 35, 37, 38, 39। अच्छा, तो इसका आंसर ना पता है क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए, क्योंकि ये देखो एक सीरीज में जा रहा है। फिर भी हम इसको सॉल्व करके ही निकालेंगे, चिंता मत करो, डायरेक्ट इसका वैल्यू मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। मेरे ख्याल से 36 इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब पूरा मुझे पता है, क्योंकि इधर 3 किनारे करा, उधर 3 किनारे करा, और यहाँ पे चलो फिर भी हम सॉल्व करते हैं। बताओ कितने से हम डिवाइड करेंगे, तो ये कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखो कि एवरेज आपको कितना दिया गया है, 36, तो ये एवरेज की जगह पे हम लोग 36 लिखेंगे, और 7 को हमने इधर बुला ले, क्या रहने दो, अभी 7 को उधर ही रहने दो, नहीं तो 7 को इधर बुला लो। ठीक है, चलो 7 को जब हमने इधर बुलाया तो ये इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये सारे नंबर्स को ना टोटल करो। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, टोटल करते हैं। तो पहले हम 30-30 ले लेते हैं, सबका 30-30। ठीक है, देखो ऐसे, अगर ये पूरा 30-30 रहेगा तो कितना आएगा, तो 30 यहाँ पे कितने बार है, देखो 6 बार है ना, तो 30 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना आएगा, 6 3 18, यानी कि 180 बराबर। फिर ये जो अलग अलग से नंबर्स दिए गए उनको हम लेकर के जोड़ देते हैं। तो क्या है यहाँ पे, देखो 4 3 7, देखो 4 3 7, 7 5 12, 12 और ये 7, 12 7 कितना होगा भाई, 12, फिर उसमें हम 7 जोड़ेंगे तो 12 और 7 19 है ना, 12 7 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 19 में 8 जोड़ेंगे 27, और 27 में फिर 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 36, कितना आएगा, 36 आ जाएगा, 36। ठीक है, तो ये 36 यहाँ पे ले लिया, फिर इधर 6, 8 3 11 का एक आया, मतलब 216 आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, 216 आएगा। ठीक है, चलो मैं आपको अच्छे से
जोड़ के बता देती हूँ, वरना आप सोचोगे ये सब कैसे प्लस कर दिया। तो जैसे नॉर्मली प्लस करते हैं वैसे ही मैं यहाँ पे प्लस कर रही हूँ, कुछ मैंने ज्यादा नहीं किया है। देखो 9 और 8 कितना होगा, 8 और 16 1 17, 17 7 17 7 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33, 33 3 36, ठीक है। 36 का यहाँ पे आ गया 6, फिर इधर हमने कैरी ले लिया 3, फिर ये 3 3 को जोड़ो, 3 1 3, 3 2 6, 3 6 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो 18 प्लस 3 करोगे तो कितना होगा, 18, 19 20 21 आया ना 216, वही तो मैं आपको बता रही थी। फिर ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, और यहाँ पे देखो ये x है, x को तो लिखना पड़ेगा, x को कहाँ बोलोगे, ये प्लस x बराबर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 6 कितना होता है 42 होता है, ठीक है। फिर 4 आ गया, 7 3 21, 21 प्लस 4 करेंगे तो 25, यानी कि 252 आ गया। अब ये जो 216 है ना, इसको हम कहते हैं भैया तू इधर आ जा। तो जब ये इधर आएगा तो बच्चों माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस में है। तो x का वैल्यू मुझे बता दीजिए कितना आएगा। चलो माइनस करके देखो, 12 में से 6 गया तो 6, देखो 2 में से 6 नहीं जाने वाला, इसने किसको दिया, इसने किसको दिया, तो 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ पे क्या बचेगा 4, 4 में से 1 गया तो 3, और 2 में से देखो 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही आएगा। मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिल गया प्यारे बच्चे, 36 मिल गया। मैंने बताया था ना 36, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 36 ऑप्शन में किधर है देख लो, इसको आप टिक कर देना, बराबर। समझ गए अच्छे से। चलिए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन की समाप्ति यहाँ पे हो जाती है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे सवाल की। अभी दूसरा सवाल क्या है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, अच्छा 61 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये है हमारा सवाल, हम इसका जवाब भी देंगे। देखो यहाँ पर है 61 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर, ओके जी। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, ये वाला, a प्लस बी। देखो ऐसे ऐसे मैं इसको सीधा करके लिख देती हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। मालूम है ना आप सभी लोगों को, पता कर लो, नहीं पता है तो देखो दोस्तों, इसमें a क्या होगा, 61 हमारा a हो जाएगा, 51 हमारा b होगा, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे पहले तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 61 प्लस 51, फिर इंटू एक बार माइनस करेंगे 61 माइनस 51। चलो 1 1 2 6 5 11, 112 आ गया। फिर इन दोनों में से माइनस करो, तो 1 में से 1 गया 0 और 6 में से 5 गया तो 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 1120 आ जाएगा। 1120 कहाँ पर है भाई, ये देखो ऑप्शन ए, यानी कि दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच इज आवर थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि इफ 2600 रुपीज आर डिवाइडेड बिटवीन समीर एंड स्मिता इन द प्रोपोर्शन 8:5, देन द शेयर ऑफ ईच। अच्छा ये है, देखो यहाँ पर बोला गया है कि इतना अमाउंट है, कितना है भाई 2600, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, किस में बांट रहे हैं दोस्तों, एक तो है समीर भैया, और दूसरी कौन है भाई, स्मिता, ठीक है। और कौन से रेशियो में इनको डिवाइड किया जा रहा है ये पैसा, तो 8:5 इस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। कितना इजी क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है ना, टोटल इतना है, अब दोनों को बांट दो। तो चलो पहले समीर जी का निकाल लेते हैं, समीर का निकालेंगे, फिर उसके बाद स्मिता दीदी का भी निकाल लेंगे। समीर देखो दोस्तों, टोटल कितना है 2600, समीर का क्या होगा 8वां हिस्सा, कितने में से, टोटल में से 8 5 कितना होता है भाई 13, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो, 13 1 से 13, 13 से 26, यहाँ पे 200 आ गया, और 8 2 से क्या होता है 16, यानी कि 1600 रुपीज क्या हो जाएगा समीर का। तो 1600 रुपीज देखो ना, ये ऑप्शन नंबर 4 में ही तो है, पहले समीर का नाम है बाद में स्मिता का नाम है। तो 1600 किसके हिस्से में जाएगा, समीर के हिस्से में। बाकी जो बचा हुआ पैसा है 2600 में से 1000, वो किसके पास चला जाएगा बच्चों, स्मिता के पास चला जाएगा। अगला तो आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, एक निकालने से ही हमको आंसर मिल गया। फिर भी अगर आप दूसरा निकालना चाहते हो तो खुशी से निकालो। स्मिता 2600 इंटू इसका कितना हिस्सा है 5वां, कितने में से 13 में से, फिर इसको कैंसिल करोगे, 5 2 से कितना होता है 10, यानी कि 1000 रुपीज। तो देख लो ये हो गया हमारा स्मिता का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो देख लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए थे, तीनों हमने सॉल्व कर लिए। यस, तो यहाँ पर ये सब कुछ तो हो चुका है। अब जो हमने ये सवाल छोड़ा हुआ था भाई 8वां वाला, जरा मैं आपको ये समझा देती हूँ। सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, 1 से लेकर के 11 तक के हमने सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस कर लिए और एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। बस ये क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ था, जो कि मैंने कहा था कि अभी मैं बताऊंगी। तो चलो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो पहले हमें ये क्वेश्चन को, जी हाँ बिल्कुल अच्छे से ना समझना पड़ेगा, ठीक है।
क्या बोला जा रहा है इसमें कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 40 मीटर इज 1000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमारे पास जो गार्डन है ना प्यारे बच्चे, वो कौन से शेप का है, तो वो रेक्टेंगुलर शेप का है, यानी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि इस गार्डन का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ पर होगा 40 मीटर। तो ये समझ लो कि इसका लेंथ है जो कितना होगा प्यारे बच्चे, 40 मीटर होगा। ठीक है, और इसका एरिया दिया है, देखो एरिया दिया है ना, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 1000 स्क्वायर मीटर। मतलब इसका जो एरिया है ना प्यारे बच्चे, वो हमारा ये है। ठीक है, एरिया मतलब ये अंदर वाला हिस्सा होता है, आप जानते हैं। आगे देखो, फाइंड द ब्रेथ ऑफ गार्डन, मतलब उस गार्डन का हम लोगों को ब्रेथ फाइंड आउट करना है। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा लेंथ है, हमें यहाँ पे इसका ब्रेथ फाइंड आउट करना है एंड इसी के साथ ही इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, इतना तो आप निकाल लोगे बहुत आसानी से। एरिया नहीं, ब्रेथ और पेरीमीटर निकाल सकते हैं कि नहीं इस गार्डन का, बोलो हाँ हम निकाल सकते हैं। तो चलो पहले हम इतना कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की कहानी समझेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। ठीक है, आगे क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगी। अब तार यहाँ पे लपेटने का कॉन्सेप्ट है तो वो बाद में देखेंगे। पहले हम ये ब्रेथ और जो हमारा पेरीमीटर है वो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कि क्या लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ गार्डन। यारे बच्चे, एरिया ऑफ गार्डन कितना दिया है, 1000 स्क्वायर मीटर। ठीक, ओके, और लेंथ भी यहां पे दिया गया है एंड इट्स लेंथ यानी एल, ये हमको दिया गया है दोस्तों 40 मीटर का। ठीक है, अब हमको ब्रेथ निकालना है तो हम निकाल लेंगे ना, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, दिस इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होगा ना। एरिया ऑफ, यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन है तो मैंने यहाँ पे गार्डन लिख दिया, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला यही होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, बराबर। अब देखो एरिया ऑफ गार्डन दिया गया है विच इज 1000 स्क्वायर मीटर, मैंने इधर एरिया ऑफ गार्डन की जगह पे 1000 लिख दिया। लेंथ हमको 40 दिया गया है, बाकी ब्रेथ हमको निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 40 है, 40 को हमने कहा तुम इधर आ जाओ, तो जब ये इधर आएगा तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से ये डिवाइड में हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ब्रेथ। अब इसको सॉल्व कर दो, आपको यहाँ पर ब्रेथ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, 0 0 कैंसिल है ना। अब एक काम करो, ये 100 को 4 से डिवाइड करो, तो जब आप 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 25 मीटर, यानी कि ब्रेथ यहाँ पर मिल चुका है हमारा 25 मीटर। ओके जी, तो हमने यहाँ पे ब्रेथ निकाल लिया, राइट। ओके, फिर अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर की हम बात करेंगे बच्चे, ये समझा ना, आप डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, 25 ही आएगा, क्योंकि 25 4 100 होता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 100 में तो 25 आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ गार्डन, तो गार्डन का शेप कैसा है दोस्तों, रेक्टेंगुलर है, यानी रेक्टेंगल वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। तो पेरीमीटर निकालने का ये फॉर्मूला होता है 2l + b, लेंथ प्लस ब्रेथ। सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करो। देखो जिसने भी फॉर्मूला याद किया होगा उसको तो ये भी समझा होगा, ये भी समझा होगा, लेकिन जिस बच्चे ने याद नहीं किया होगा उसको नहीं आ रहा होगा समझ। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ पहले फॉर्मूला याद करो। चलो बताओ, लेंथ कितना दिया है बच्चे, 40, ब्रेथ कितना है 25। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 इंटू, इन दोनों को जोड़िए 5 और 6, यानी कि 65 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, 0 2 6 12 130, यानी कि 130 मीटर। ये हमको क्या मिल गया दोस्तों, ये हमको मिल चुका है पेरीमीटर। क्या मिला है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो जो चीजें यहाँ पे बोली गई थी पहले, देखो हमने ये तो निकाल लिया, हमसे कहा गया था कि आप इस गार्डन का पेरीमीटर निकालो, हमने निकाल लिया। इन्होंने कहा था कि ब्रेथ भी निकालो, हमने वो भी निकाल लिया। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि आगे इन्होंने बोला तो बोला क्या है। ठीक है, यस, आओ अब आगे की कहानी जरा समझते हैं। ये सब कुछ मैं यहाँ से थोड़ा गायब करती हूँ थोड़ी देर के लिए, वैसे ये है देख लो, वरना सोचोगे गायब भी हो गया पूरा, नहीं। चलो देखो आगे क्या लिखा है, पढ़ते हैं। The garden is to be enclosed by 3 rounds of fencing, leaving an entrance 4 meter. Find the cost of fencing the garden at the rate of
रेट ऑफ 250 रुपीज पर मीटर। अब बच्चों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो जो गार्डन है ना उसमें हम क्या कर रहे हैं बताइए, उस वहां पर ना हम लोग चारों तरफ से मतलब एक तार का जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं बच्चे, उसकी फेंसिंग कर रहे हैं। फेंसिंग करने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे इसके चारों तरफ लगा रहे हैं बच्चे वायर। क्या लगा रहे हैं दोस्तों, वायर लगा रहे। लेकिन एक बात सुनना, यहाँ पे पूरा चारों तरफ से नहीं लगा दिया, इन्होंने बोला ना कि हम यहाँ पे 4 मीटर का जो एंट्रेंस है ना वो भी छोड़ रहे हैं। हमने बाड़ा तो लगा दिया, बाड़ा मतलब वही वायर, वायर तो हमने लगा दिया, लेकिन अगर आपको उस गार्डन में खेलने जाना हुआ या फिर वहां पे अगर आप जाना चाहते तो फिर कैसे जाएंगे, तो उसके लिए इन लोगों ने एंट्रेंस भी छोड़ने बोला है, यानी एक एंट्री पॉइंट तो रखो। तो एंट्री करने के लिए इन्होंने कितने मीटर का डिस्टेंस छोड़ा हुआ है बच्चे, 4 मीटर का, ठीक है। तो फिर हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगा, यानी जो हम वायर लगा रहे हैं उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा ये बता दो, ठीक है। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि हमें कितने मीटर, कितने स्क्वायर मीटर इसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी, तो वो तार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका कॉस्ट भी निकाल पाएंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए लेंथ और ब्रेथ तो हमको मिल चुका है, तो आप कोई समस्या है ही नहीं, ठीक। आओ आगे का मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं, या फिर हाँ चलो एरिया निकालते हैं। एरिया तो हमने ऑलरेडी निकाला है इसका, तो फिर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम ये पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने मीटर हमें वायर की जरूरत पड़ेगी अगर हमें एक राउंड फेंसिंग करनी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रिक्वायर्ड वायर फॉर 1 राउंड फेंसिंग, ठीक है। यानी कि अगर हम लोगों को 1 राउंड फेंसिंग करनी है, थोड़ा मैं इसको इधर लेके चलती हूँ, रुको, 1 राउंड फेंसिंग, तो फिर हमें कितने मीटर वायर की जरूरत पड़ेगी। अब ये आप कैसे निकालोगे बताती हूँ आप लोगों को। देखो इसको थोड़ा उधर भेजते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो जो इसका टोटल एरिया है, एरिया ऑफ गार्डन, देखो ध्यान से समझना, एरिया नहीं पेरीमीटर, यहाँ पे हम पेरीमीटर लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सोचिए जरा, हम यहाँ पे इसके चारों तरफ ही तो लगाने वाले हैं वो तार, ठीक है। हम वो तार इसके चारों तरफ लगाने वाले हैं, तो क्या लेंगे, पेरीमीटर लेंगे, एरिया यहाँ पे नहीं लेंगे। एरिया मतलब अंदर वाला हिस्सा, और पेरीमीटर यानी ये बाहर वाला, आउटसाइड वाला हिस्सा। तो बताओ हम कौन सा लेंगे दोस्तों, जी हाँ यहाँ पे पेरीमीटर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चे पेरीमीटर ऑफ गार्डन, ये हमारा गार्डन का पेरीमीटर है, बराबर। अब इसमें से हम क्या करने वाले हैं, तो वो जो 4 मीटर है ना उसको हम माइनस करने वाले हैं, क्योंकि 4 मीटर का रास्ता तो छोड़ेंगे जाने के लिए। तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे प्यारे बच्चे, ये 4 मीटर को हम माइनस करेंगे। याद रखो क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि वो 4 मीटर का रास्ता, देखो जैसे मैं आपको बताऊं, देखो हमने इधर से तार लगाना स्टार्ट करा, लो भैया इसमें तार और का कुछ है क्या, देखो जरा, तार तो इसमें नहीं है। अच्छा ये किस काम आता है, ये किस काम आता है पता नहीं, रुको रुको रुको, एक बार इसको जरा ट्राई करते हैं, क्या पता ये किसी काम का हो। अच्छा इधर से ये लाइन खींचेगा, ओह छोड़ो छोड़ो, ये हमारे कुछ काम का नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ, ठीक है। देखो बच्चों हमने यहाँ से वायर लगाना स्टार्ट करा, अरे ये कहाँ से आ गया, देखो हमने यहाँ से वायर लगाना स्टार्ट किया, तो इधर लगा दिया, ये साइड में लगा दिया, समझो ये साइड में भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया ना, यहाँ पर 4 मीटर का, देखो बच्चे 4 मीटर का जो एंट्रेंस पॉइंट है ना वो हमने इधर छोड़ दिया, ठीक है। तो जो इसका टोटल आपको बताना है कि कितने मीटर वायर की जरूरत पड़ेगी। आप सोचिए कि अगर हमें ये एंट्रेंस पॉइंट नहीं छोड़ना होता तो हमें कितने मीटर की वायर की जरूरत पड़ती, तो जितना इसका पेरीमीटर है उतना ही मीटर हमको चाहिए होता वायर। क्या चाहिए होता है प्यारे बच्चे, वायर। देखो जैसे इसका पेरीमीटर कितना है 130 मीटर का, यानी कि हमको 130 मीटर जो है वो वायर चाहिए होता है ना। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि आप 4 मीटर का रास्ता भी छोड़ रहे हो, तो हमने कहा ठीक है, जो इसका टोटल पेरीमीटर है जैसे कि 130, उसमें से हम ये 4 को माइनस कर देंगे जो हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है, ये 4 मीटर का, क्योंकि 4 मीटर वायर कम लगेगा ना, अगर वो 4 मीटर हम नहीं छोड़ते तो 130 लगता, लेकिन वो 4 मीटर का डिस्टेंस तो हम छोड़ ही रहे हैं, तो इसीलिए पेरीमीटर में से 4 को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला बनेगा। तो पेरीमीटर कितना दिया है 130 मीटर माइनस 4, तो माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 126 मीटर आ जाएगा। मतलब एक राउंड फेंसिंग के लिए हमें कितने मीटर वायर की जरूरत पड़ेगी 126। अब इसी प्रकार से हमें कितने राउंड की फेंसिंग करनी है भाई, 3 राउंड की करनी है, 1 2 नहीं बल्कि 3 राउंड की करनी है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे
कि रिक्वायर्ड वायर, देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं कि वायर रिक्वायर्ड फॉर 3 राउंड फेंसिंग, ठीक है, 3 राउंड फेंसिंग। 3 राउंड फेंसिंग करने के लिए हमें कितने वायर की जरूरत पड़ेगी, तो ये 1 राउंड का है बराबर 126। अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18 का 8 1 आ गया, 3 2 6 1 7 3 1 3, यानी कि इतने वायर की हमको जरूरत पड़ेगी, इतने मीटर वायर चाहिए होगा 3 राउंड ऑफ फेंसिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन आप देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा था टोटल कॉस्ट, अगर 1 मीटर का, देखो अगर 1 मीटर का कॉस्ट होता है 125 रुपीज पर मीटर, तो आप बताओ कि अगर हमें ये पूरा 3 राउंड फेंसिंग करनी है तो कितना जरूरत पड़ेगा, मतलब टोटल कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे रेट लिखते हैं कि रेट ऑफ वायर, वायर का रेट कितना दिया है प्यारे बच्चे, तो वो दिया है ₹250 पर मीटर, यानी 1 मीटर का यहाँ पे प्राइस दिया है प्यारे बच्चे कितना, 250। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो कितना मीटर वायर हमको चाहिए होगा फेंसिंग करने के लिए, 378। तो यहाँ पे लिखा 378, 1 मीटर का इतना, तो 370 का कितना, इतना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए भैया मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये वाला 0 है तो पहले तो आप 0 लिख ही दो, फिर 25 का मल्टीप्लाई 8 में करो, तो कितने बार में जाएगा ये, मतलब कितना आएगा, 25 8 कितना होता है दोस्तों, 25 8 अगर आप करेंगे तो 200 होता है। अब 200 का 0 इधर आ जाएगा, बाकी 20 जो है ना वो हमारा कैरी हो जाएगा, 20 हमारा कैरी होगा, ठीक है। फिर 25 7 होता है 175, कितना होता है प्यारे बच्चे, 175 होता है, ठीक है 175। और ये जो 20 यहाँ पे बचा हुआ था इसको प्लस कर दो, तो कितना आएगा 5 और 7 दोनों 1, यानी कि 195 का 5 इधर आ गया, फिर से यहाँ पे 19 जो है ये आपका कैरी हो जाएगा, और 25 3 से 75 प्लस 9 करेंगे तो 9 5 14 का 4 1 आ गया, 7 1 8 1 9, यानी कि 94। देखो दोस्तों इतना अमाउंट हमको चाहिए होगा, उसको वो जो गार्डन है हमारा, अगर उसके चारों तरफ वो लगाना है वायर, तो हमको इतना पैसा चाहिए होगा, ये होगा हमारा टोटल कॉस्ट, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई आपको समझ में आया, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, लेकिन अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करना चाहते तो ये भी कर लो, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो बाद में हम 0 लगा देंगे, तो बस मैंने इधर 25 लिया है, 5 8 40 4 आ गया, 5 7 35 प्लस 4 करेंगे तो 39, 5 3 15 प्लस 3 18। फिर यहाँ पर देखो 2 8 16 1 आया, 2 7 41 15 1 आया, 2 3 6 1 7 0 9 6 15 1 8 5 13 1 14, फिर 7 1 8 1 9, देखो 9450 और ये वाला 0 इधर, यानी कि 94,500 रुपीज हमको चाहिए होगा बराबर। तो हमसे यही सवाल पूछा गया था, हमने इसका जवाब दे दिया, ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन में आपसे जो कुछ भी पूछा गया था वो सब कुछ हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब लास्ट में जो है हम आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, फाइनली आंसर करके देखिएगा, एक एक चीज हम लिखेंगे। यहाँ पे ब्रेथ हमसे पूछा था ना, तो हम इधर लिख देंगे ब्रेथ ऑफ द गार्डन। गार्डन का जो ब्रेथ था प्यारे बच्चे वो हमने कितना निकाला था, 40 मीटर, 40 मीटर नहीं, कितना निकाला था हमने ब्रेथ, इधर देख लेते हैं एक बार, तो वो निकाला था दोस्तों 25 मीटर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 25 मीटर, ठीक है। फिर हमसे पूछा था पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, वो आया था 130 मीटर, ठीक, यस। फिर हमसे पूछा था टोटल कॉस्ट, है ना, क्या पूछा था, देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ वायर, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ वायर, दिस इज इक्वल टू ₹94,500, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, देख सकते हो हमने यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको भी कंप्लीट कर लिया। देखो पहले आप ये लिखना, फिर आप ये लिखना, ठीक है। और इसका फिगर बनाना ऑप्शनल है, आपको बनाना है अपनी समझ के लिए तो बनाइए, वरना नहीं बनाना है तो मत बनाइए, ठीक है। तो आप देखो हमने ये पूरा जो क्वेश्चन था, पूरा हमारा मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 2, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर क्लास 7th का जो मैथ्स है, जी हाँ, ये कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। तो चलो 7th तो हो गया, अब 8th का क्या करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो आपका 8th भी आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि 8th का जो आपका पूरा सिलेबस है ना प्यारे बच्चे, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जी हाँ, ठीक है। एक हमारा चैनल है प्रैक्टिस इट बाय एसके क्लास, ये चैनल पे जाएंगे आपको
8 स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक के, ठीक है। तो आप लोग वहां से जाकर के जो हमारे वीडियोस हैं उनको देख सकते हो, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।